नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हम लोग इस समय लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग थर्ड वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सारे टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके नेम अलग अलग होते हैं बट उसके मीनिंग सेम होते हैं, उन टर्म्स को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसके नेम्स ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं बट उसके मीनिंग अलग अलग होंगे। उन सारे टर्म्स को भी आज हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। मैक्सिमम टर्म्स को मैं आपको याद भी कराऊंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्गरी की। तो एल्गरी में कोई नरेटिव पोएम, प्रोज, स्टोरी या विजुअल इमेज होगा जिसके डबल मीनिंग होंगे। एक तो इसका लिटरल मीनिंग होगा या सरफेस स्टोरी जिसको कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट स्टोरी होगा। इनडायरेक्ट स्टोरी को राइटर रीडर को बताना चाहता है, और अच्छी बात ये होती है कि रीडर उस इनडायरेक्ट स्टोरी को समझ भी जाता है। समझ में आ गया। और एल्गरी को हम एक्सटेंडेड मेटाफर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंबॉलिक स्टोरी को बताया जाता है। सिंबॉलिक स्टोरी यानी प्रतीकात्मक कथा को इसमें बताया जाता है। इसके तीन बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है। जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस, दूसरा एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, और जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म। ये जो तीनों स्टोरीज हैं, ये तीनों एल्गरी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों में जो है दो दो स्टोरी एक साथ चलती है। जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस ये एक रिलीजियस एलेगरी है, और एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन एक मॉरल एलेगरी है, और जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म ये हम लोगों ने एलटीजीआईसी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसमें दो स्टोरी एक साथ चलती है। एक तो इसमें पिग की स्टोरी होती है जो टेक्स्ट में दिया रहता है। इसके पीछे एक और स्टोरी रहती है जो जॉर्ज ऑरवेल उस समय के रीडर्स को बताना चाहते थे। वो यही बताना चाहते थे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, कि किस तरह से उसमें जोसेफ स्टालिन का उदय होता है। जोसेफ स्टालिन के डिक्टेटरशिप को इन्होंने बहुत अच्छे से एनिमल फॉर्म में दिखाया है। जॉर्ज ऑरवेल जोसेफ स्टालिन के बहुत बड़े क्रिटिक थे, तो इन्होंने जो है बहुत ही सटायरिकल तरीके से एनिमल फॉर्म में जोसेफ स्टालिन को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ध्यान रखना, जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म, ये तीनों की तीनों एल्गरी हैं। और एल्गरी में जो है कोई भी स्टोरी होती है उसकी डबल मीनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलूजन और इलूजन। तो एलूजन क्या होता है? एलूजन के डेफिनेशन से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न यहीं से बना है कि इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस को क्या कहते हैं। तो एलूजन कहते हैं। तो एलूजन क्या होता है? एलूजन जो होता है वो इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस होता है। इसमें क्या करता है राइटर, अपने राइटिंग में कोई इवेंट, पर्सन, प्लेस या आर्टिस्टिक वर्क को मेंशन करेगा। ठीक है। और राइटर जो है, जो भी इस टर्म्स को यूज कर रहा है उसके बारे में रीडर्स को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। वो ये मान के चलेगा कि रीडर को जो है, जो भी टर्म्स वो यूज किया है उसके बारे में पहले से पता है। ठीक है। एजरा पाउंड और टीएस इलियट ये जो है नोटेबल राइटर्स होते हैं जिन्होंने अपने वर्क्स में एलूजन का जम के यूज किया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। एलूजन के तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जेम्स जॉयस का यूलिसिस। जेम्स जॉयस ने अपने यूलिसिस में होमर के ओडिसी को एल्यूड किया हुआ है। ऐसे ही अगर कोई राइटर अपने राइटिंग में एक्लिस हील को मेंशन करता है तो हम रीडर यही समझेंगे कि वो एक्लिस के वीकनेस की बात हो रही है। और ऐसे ही कोई राइटर अपने राइटिंग में एरो ऑफ लव की बात कर रहा है तो हम रीडर क्या समझेंगे कि वो जो है लव गॉड क्यूपिड को मेंशन कर रहा है। तो ध्यान रखना, एलूजन जो होता है ये इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इल्यूजन की। हिंदी में इसको भ्रम कहते हैं। ये कोई फॉल्स आइडिया, बिलीव या इंप्रेशन होता है। ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? कोई फॉल्स आइडिया, बिलीव या इंप्रेशन होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा जो ब्रेन है वो मिसअंडरस्टूड कर जाता है। एक्चुअली जो हम देखते हैं और जो होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इल्यूजन। हिंदी में भ्रम कहते हैं। इल्यूजन विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है और टेक्टाइल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मिराज। ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मिराज। आप जरूर गर्मियों में एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप कार से कहीं जा रहे हैं। ठीक है। दूर आप रोड पे देखते हो, ऐसा लगता है जैसे कि पानी गिरा हुआ है। जैसे ही आपकी कार नजदीक पहुंचती है तो आपको वहां पे पानी बिल्कुल नहीं दिखता है। ये है बेस्ट एग्जाम्पल विजुअल इल्यूजन का। और ये क्यों होता है? ये लाइट के टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है।
प्रकाश के पूर्ण परावर्तन की वजह से हमें ये इल्यूजन होता है। आपको एल्यूजन और इल्यूजन दोनों को अच्छे से समझना है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेजिनेशन, इमेजरी और इमेजिज्म। ध्यान रखना एलटीजीआईसी में इमेजिज्म से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन तीनों टर्म्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन एक मेंटल एबिलिटी होती है। माइंड में पिक्चर्स या न्यू आइडियाज को क्रिएट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन। बात समझ में आ गया? इमेजिनेशन को एस.टी. कॉलरिज ने अपने क्रिटिकल वर्क बायोग्राफी या लिटरेरिया में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, इमेजिनेशन क्या होती है? एक मेंटल एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेजरी की। इमेजरी एक लैंग्वेज होती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा इमेजिनेशन एक मेंटल एबिलिटी होती है और इमेजरी एक लैंग्वेज होती है। इसमें राइटर अपने राइटिंग में इमेजरी का यूज करके जो भी लोग उसके राइटिंग को रीडिंग कर रहे होते हैं या लिसनिंग कर रहे होते हैं उनके माइंड में पिक्चर्स को क्रिएट करना। ठीक है, लैंग्वेज का यूज करके अपने राइटिंग में जब भी कोई राइटर रीडर के माइंड में पिक्चर्स को क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजरी कहते हैं। इमेजरी 5 टाइप्स के हो सकते हैं। विजुअल इमेजरी भी हो सकता है, ऑडिटरी इमेजरी भी हो सकता है, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी इमेजरी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माय हार्ट। उसके शब्द मेरे दिल पर डैगर की तरह चुभे। तो देखो, शब्दों को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन डैगर को हम देख सकते हैं। तो शब्द की तुलना किससे की गई है? डैगर से की गई है। तो यहाँ पे एक विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम महसूस कर सकते हैं कि उसने कितना कटु बोला होगा। नेक्स्ट है हिज कोट फेल्ट लाइक अ वेलवेट कर्टन। उसका कोट जो है वेलवेट कर्टन की तरह था। तो यहाँ पे जो है राइटर ने टेक्टाइल इमेजरी का यूज किया है। जैसे ही कोट को उसने तुलना किया है वेलवेट कर्टन से यानी मखमली कर्टन से, तो रीडर के मन में ये इमेज आ जाएगा कि कोट उतना मुलायम रहा होगा जितना कि मखमली कर्टन होता है। तो यहाँ पे राइटर ने कौन सी इमेजरी का यूज किया है? यहाँ पे उसने टेक्टाइल इमेजरी का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेजिज्म की। इमेजिज्म एक अर्ली 20th सेंचुरी की मूवमेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया इमेजिनेशन की, जो कि एक मेंटल एबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमने बात किया इमेजिनरी की, जो एक लैंग्वेज होती है। राइटर लैंग्वेज का यूज करके रीडर के माइंड में पिक्चर्स को क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे इमेजिज्म की। इमेजिज्म अर्ली 20th सेंचुरी की मूवमेंट होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1912 से 1917 होता है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट में अमेरिकन और ब्रिटिश पोएट्स दोनों जुड़े होते हैं। हालांकि इनका ग्रुप बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन इनका ग्रुप जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है। इमेजिज्म ये पोएटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड एक मूवमेंट था और इमेजिज्म में जितने भी राइटर्स होते थे वो जो भी पोएम्स लिखते थे वो बहुत ही सिंपल, कंसाइज और टू द पॉइंट पोएम्स लिखते थे। ये सारे राइटर्स ऐसे पोएम्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जिसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए, या ऐसे पोएम्स जिसको लिखने में बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाए, खास करके उस ट्रेडिशनल पोएट्री को जो रोमांटिक और विक्टोरियन एज में लिखे जाते थे। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इमेजिज्म ये रोमांटिक और विक्टोरियन एज में लिखे जाने वाले पोएट्री के अगेंस्ट में आता है। बात समझ में आ गया? और इसके जो मेजर राइटर्स हैं उसके नेम तो आपको याद कर ही लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जो मेजर राइटर्स हैं इमेजिज्म के वो हैं टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, जेम्स जॉयस और टी.एच. लॉरेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनास्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी को। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है, सबको क्लैरिफाई करेंगे। एपोस्ट्रॉफी ये आपको अच्छे से पता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को। तो एपोस्ट्रॉफी से हम लोग फैमिलियर हैं। एंटीस्ट्रॉफी, पिंडारिक ओड में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और इपोट। तो एंटीस्ट्रॉफी से भी आप फैमिलियर होंगे। एनास्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले बात करेंगे एनास्ट्रॉफी की। एनास्ट्रॉफी क्या होता है? इसमें ध्यान से समझना, किसी भी क्लॉज में या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब के ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा। आसान शब्द में कहें, शब्दों के नॉर्मल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है।
कोई भी राइटर अपनी पोएट्री में एनास्ट्रॉफी का यूज इसलिए करता है ताकि वो रिदम और राइम को मेंटेन कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, राइटर अपने राइटिंग में आई लाइक टू ईट एप्पल लिखने के बजाय वो क्या लिखेगा, टू ईट एप्पल आई लाइक। यहाँ पे देखो शब्दों का जो नॉर्मल ऑर्डर है इसमें देखो चेंज कर दिया गया है। टू ईट एप्पल पहले आ गया है और आई लाइक बाद में आ गया है, और यही क्या होता है, एनास्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एंटीस्ट्रॉफी और इपिस्ट्रॉफी। दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान से समझना। एंटीस्ट्रॉफी और इपिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इसमें कई सक्सेसिव क्लासेस में या फिर लाइंस में या सेंटेंसेस के लास्ट में जो है एक ही वर्ड या एक ही फ्रेज बार बार रिपीट होगा। ध्यान से समझना, फिर से मैं बोल रहा हूं। इसमें क्या होगा, कई सक्सेसिव सेंटेंसेस में एक ही शब्द या एक ही फ्रेज जब बार बार रिपीट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिस्ट्रॉफी या एपिस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये अलग अलग लाइंस हैं, मैंने यहाँ पे कॉमा देकर लिख दिया है लेकिन ये अलग अलग लाइंस की लास्ट वर्ड है। ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। ये जो है लाइन के लास्ट में आने वाले शब्द हैं और ये बार बार रिपीट हुए हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, एंटिस्ट्रॉफी या एपिस्ट्रॉफी का। इसके अलावा एंटीस्ट्रॉफी एक मूवमेंट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको याद आ रहा है पिंडारी कोड। पिंडारी कोड में जो है 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉफी। स्ट्रॉफी में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स जिसको हम कोरस कहते हैं, जब वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉफी। और यही कोरस जब लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीस्ट्रॉफी कहते हैं। और कोरस जब बीच में खड़े होकर के कोई गीत को गाते हैं या कोई मैसेज देते हैं तो हम इसको इपोर्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, एंटीस्ट्रॉफी ये पिंडारी पोर्ट का एक मूवमेंट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज मुझे यहाँ पे और ऐड करना है, एनाफोरा। एनाफोरा को अभी हम लोग बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एनाफोरा में क्या होता है, इसमें कई सक्सेसिव क्लासेस में या कई सक्सेसिव लाइंस के बिगिनिंग में बार बार एक शब्द और एक फ्रेज रिपीट होता है। एंटिस्ट्रॉफी में क्या होता है, कई सक्सेसिव लाइंस के लास्ट में एक शब्द या एक फ्रेज बार बार रिपीट होगा। और वहीं एनाफोरा में क्या होता है, कई सक्सेसिव लाइंस में एक ही शब्द सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होगा। एंटिस्ट्रॉफी और एनाफोरा एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटी मेटाबोल या कियास्मस। ये दोनों जो टर्म्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो एक ही सेंटेंस में अ पेयर ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। एग्जांपल से समझिए, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। तो देखो यहाँ पे ऑल फॉर वन जो आया है, सेम सेंटेंस में सारे वर्ड्स जो है रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे यूज हुए हैं। ऐसे ही देखो, आई नो वॉट आई लाइक, फिर यूज हुआ है आई लाइक वॉट आई नो। तो यहाँ पे भी देखो सारे वर्ड्स रिवर्स हो गए हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। यहाँ पे भी देखो सारे वर्ड्स रिवर्स हो गए हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है, एंटी मेटाबोल या कियास्मस के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिस्ट्रॉफी की। तो एपिस्ट्रॉफी आपको अच्छे से पता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया को। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्रोनिम, एनालॉजी और एनाग्राम की। तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम में जो है बहुत सारे वर्ड्स के पहले लेटर को लेकर के एक नया शब्द बना दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल जैसे एड्स है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो हर एक वर्ड से पहले लेटर्स को लेकर के एक नया शब्द बना देना, इसी को हम कहते हैं एक्रोनिम। सेम देखो रडार, ये जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से बना हुआ है। हर एक वर्ड के पहले लेटर्स को लेकर के रडार बना दिया गया है। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी एक इन्फरेंस होता है। इन्फरेंस का मतलब समझ। कैसा समझ, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कोई डिसीजन लेना, उसको हम कहते हैं इन्फरेंस। तो एनालॉजी में क्या होता है, मान लो कुछ चीजें हैं, किसी सिचुएशन में वो एग्री करती हैं तो वो दूसरे सिचुएशन में भी एग्री करेंगी। इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए प्लेन जो है वो है उड़ने के लिए, तो फिर कार किस लिए है, वो ड्राइव होने के लिए है। ठीक वैसे ही मान लो कान जो है सुनने के लिए यूज होता है, तो आंख जो है किसके लिए यूज होगा, देखने के लिए। तो ये होता है एनालॉजी। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाग्राम की। एनाग्राम बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वर्ड होता है, उसके स्पेलिंग को सफल करके या रीअरेंज करके नए शब्द को बना देना, उसको हम एनाग्राम कहते हैं। उसको एग्जांपल से समझिए। मान लो ये सेक्शन है, इसकी स्पेलिंग को जो है सफल करके एक नया वर्ड बन गया नोटिसेस। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर है, तो इसके देखो स्पेलिंग को सफल करके एक नया सेंटेंस बन गया, आई विल मेक अ वाइज फ्रेज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनाग्राम का। तो एनाग्राम में क्या होता है, कोई भी शब्द रहता है उसकी स्पेलिंग को सफल करके या रीअरेंज करके एक नया शब्द बना देना, उसको हम एनाग्राम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है एनाडिप्लोसिस और एनाफोरा। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। पहले हम बात करेंगे एनाडिप्लोसिस की। एनाडिप्लोसिस क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई वर्ड होगा या फ्रेज होगा, वो क्या होगा किसी क्लास के लास्ट में आएगा और सेम वर्ड जो है दूसरे क्लास के बिगिनिंग में आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, एनाडिप्लोसिस। पूरी बात समझ में आ गई। अब इसको आपको याद कैसे करना है, वो भी आपको बहुत आसानी से याद होगा। देखो, एनाडिप्लोसिस में लास्ट में प्लोसिस आ रहा है, तो प्लोसिस को आपको एसोसिएट करना है पुश से। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, तो पहली क्लास में जो वर्ड आएगा उसको पुश किया जाएगा और वही वर्ड जो है नेक्स्ट क्लास की बिगनिंग में आ जाएगा। तो एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, कोई भी वर्ड या फ्रेज वो सेंटेंस के लास्ट में आता है और सेम वर्ड या फ्रेज दूसरे क्लास की बिगनिंग में आ जाता है। इसी को कहते हैं एनाडिप्लोसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनाफोरा। एनाफोरा बहुत आसान होता है। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने तब पढ़ लिया था जब हम लोग एंटीस्ट्रॉफी एपिस्ट्रॉफी को पढ़ रहे थे। एनाफोरा में क्या होता है, सक्सेसिव लाइंस या क्लासेस या सेंटेंसेस के बिगिनिंग में जो है सेम वर्ड या सेम फ्रेज बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, और हम लोगों ने एंटीस्ट्रॉफी या एपिस्ट्रॉफी में क्या पढ़ा था, सक्सेसिव लाइंस के लास्ट में जो है सेम वर्ड सेम फ्रेज जब रिपीट होगा तो हम उसको एंटिस्ट्रॉफी या एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो दोनों को आपको ध्यान से समझना है। एनाफोरा में क्या होगा, एनाफोरा में जो है सक्सेसिव लाइंस के बिगिनिंग में सेम वर्ड या सेम फ्रेज आएगा। एनाफोरा को चार्ल्स डिकेंस और वॉल्ट विटमैन ने अपने वर्क्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया है। चार्ल्स डिकेंस की आपको एक नॉवेल याद आ रही होगी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसकी बिगनिंग होती है, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे भी जो है एनाफोरा का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, इमली डिकिंसन की एक पोएम है, वहां से ये लाइन ली गई है, माइंड बाय द राइट ऑफ द वाइट इलेक्शन, माइंड बाय द रॉयल सील, माइंड बाय द साइन इन द स्कारलेट प्रिजन, बार्स कैन नॉट कॉन्सील। यहाँ पे देखो माइंड एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, एनाफोरा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेबल, एपोलॉग, पैराबल। ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। ये तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए फेबल का सिनोनिम, तो आपको याद होना चाहिए एपोलॉग और पैराबल। फेबल, एपोलॉग, पैराबल ये तीनों शॉर्ट स्टोरी होती हैं और इन तीनों का उद्देश्य होता है मॉरल लेसन देना। ठीक है, बाकी इन तीनों में थोड़े थोड़े अंतर भी होते हैं, वो हम लोग जल्दी से समझते हैं। फेबल क्या होता है, कि एक ब्रीफ टेल होता है, वर्स या प्रोस किसी में भी हो सकती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मॉरल लेसन देना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फेबल में जो स्टोरी बताई जाती है उसमें एनिमल कैरेक्टर या इनएनिमेट थिंग्स के द्वारा स्टोरी बताई जाती है। ध्यान रखना, इसमें जो एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह बात करेंगे और वो ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। आपको स्टोरी अच्छे से पता होगा, जितने सारे उसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह बात भी करते हैं और ह्यूमन की तरह बिहेव भी करते हैं। तो फेबल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपोलॉग की। एपोलॉग भी एक शॉर्ट स्टोरी होती है, कभी कभी ये फेबल भी होती है, और इसका भी मेन जो मोटो होता है वो मॉरल लेसन देना होता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एपिलॉग और फेबल में जो बेसिक अंतर ये होता है कि एपिलॉग में जो स्टोरी होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फेबल में जो है उसमें एनिमल कैरेक्टर्स के द्वारा जो है मॉरल लेसन दिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। एपिलॉग के लास्ट में आपको यही मॉरल लेसन दिया जाएगा कि देखो, काइंडनेस जो होती है वो पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आपको ये मॉरल लेसन दिया जाएगा कि जो लव होती है वो हमेशा हेट पर विजय प्राप्त करती है। एपिलॉग आपको समझ में आ गया।
अब हम बात करेंगे पैराबल की। तो पैराबल क्या होता है? ये भी एक शॉर्ट और सिंपल स्टोरी होती है और इसका भी जो मेन मोटो होता है वो होता है मॉरल लेसन देना। पैराबल की जो स्टोरीज होती है मोस्टली बाइबल से ली गई होती हैं। बाइबल की दो स्टोरी आपको याद रखना है जो कि परफेक्ट एग्जांपल है पैराबल का। एक तो है गुड सैमरिटन और दूसरा है प्रोडिगल सन। सैमरिटन का मतलब होता है अ जनरस पर्सन हु हेल्प्स नीडी और प्रोडिगल का मतलब होता है वन हु स्पेंड मनी फ्रीली। ठीक है, खर्चीले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसके आगे के टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।